हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर था, उसको लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। और आज आज हमारी ये सीरीज जो होगी वो 19वीं नंबर है। इससे पहले हम 1 से 18 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रियल क्वेश्चन पेपर है यूपी पुलिस का जो पिछला हुआ था। और अब देखो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक 5 से 50 तक के हम क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। अब 551 नंबर से शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपना सपोर्ट दें, जिससे हम आगे वीडियो और आप तक पहुंचाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है 551 पे उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा वर्ड्स आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा उत प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास। अच्छा, यहाँ पर मान लो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अलंकार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलंकार। अच्छा, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? जिनको आता है वो बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किनका जवाब सही आता है। अलंकार का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 552 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 552 नंबर पे कुमति में प्रयुक्त समास क्या है। तो देखो, समास और विग्रह जरूर आते हैं, ये बताया था हमने, और आसान भी होते हैं। हमने इसकी वीडियो भी बनाई है, अगर आप ट्रिक से पहचानना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कुमति का समास कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला है 553 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मनगढ़ंत किस समास का उदाहरण है। तो देखो, मनगढ़ंत एक वर्ड है और इसमें कौन सा समास आया है। देखो लगातार 2-3 जो क्वेश्चन है वो समास से ही आ गए, तो जिसका समास कंप्लीट रहा होगा उसने अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनगढ़ंत तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 554 नंबर, और इसमें देखो कहा जा रहा है, अब देखो इसमें कह रहा है विवेक शब्द में प्रयुक्त उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अब देखो विवेक दिया हुआ है और इसमें उपसर्ग बताना है, तो आप सब जानते हैं कि एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। यानी कि जब कोई शब्द होता है, अब मान लो इसको शब्द कर देता हूँ, शब्द से पहले जो लगता है हम उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द के बाद लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जबकि यहाँ बात हो रही है उपसर्ग की, तो विवेक में जो उपसर्ग है वो कौन सा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आ तो है नहीं क्योंकि आ का कोई यूज ही नहीं हुआ। विव, अब मान लो विव अगर हम कर देंगे तो एक कोई वर्ड बना नहीं विव। ठीक है, वी अवेक कोई वर्ड नहीं बना, तो इस वजह से क्या है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं, अपना ही मूल शब्द है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कोई उपसर्ग जोड़ रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हम कहते हैं योग, तो देखो योग का कोई ना कोई अर्थ होता है, भाई योग वर्ड तो होता है। अब मान लो इसे हम जोड़ दिया हमने क्या, उपसर्ग, क्या जोड़ दिया, तो प्रयोग हो गया, तो प्रयोग भी तो एक वर्ड बन रहा है। तो उपसर्ग जोड़ने के बाद भी कोई ना कोई उसका शब्द का मतलब निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये विकास हुआ है यहाँ पर शोर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड यानी कि बी, शोर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 556 नंबर, और इसमें कह रहा है ऐसे करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह किस नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। अब देखो 8 भाग में प्रकाशित हुए थे, उसकी जो कहानी है प्रेमचंद जी की 8 भागों में, ऐसी कौन सी कहानी है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रकाशित हुई थी मान सरोवर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके कुल कितनी भाग हैं, तो इसके भाग हैं 8, क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करे और उसमें ये पूछ ले कि इसके जो मान सरोवर है कुल कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन
देखो अव्यय का भेद नहीं है, कौन सा जो है ये एक अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय की बात हो रही है यहाँ पर। तो अव्यय का भेद फ्रेंड्स ये नहीं है, विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है और विस्मय बोधक आता है, लेकिन जो विशेषण होता है वो एक अलग हो जाता है। तो अव्यय का यही एक भेद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 558 नंबर पे, इसको थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ। इनमें से एक अर्थ अनेकार्थी शब्द धनंजय का नहीं है। देखो यहाँ पर एक वर्ड है धनंजय, इस धनंजय के कई सारे मतलब होते हैं और इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो इसका मतलब नहीं है, धनंजय का मतलब नहीं होता है। ठीक है, कौन सा मतलब नहीं है इसमें? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, धनंजय का मतलब अर्जुन भी होता है, चीता भी होता है और विष्णु भी होता है, लेकिन बाण जो होता है वो धनंजय का मतलब नहीं होता है। ऐसे भी हमें बताना है, तो ये याद रखना कि नहीं शब्द जरूर ढूंढ लेना अगर दिया हो तो, जल्दबाजी नहीं करनी वहां पर। ठीक है, अगला आते हैं। युयुत्सु किस शब्द किस वाक्यांश के लिए अभिष्ट है? कुल मिला के कह रहा है कि युयुत्सु हम किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स हम युयुत्सु बोलते हैं युद्ध करने का जो इच्छुक होता है, तो हम कहते हैं युद्ध करने का इच्छुक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। युद्ध करने वाला योद्धा तो नहीं होता है, युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसको हम बोलते हैं युयुत्सु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो फ्रेंड्स इस बार क्या है कि अच्छा खासा मौका है आपके लिए, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आपके लिए, और ऐसी वैकेंसीज का मौका दोबारा शायद ही कभी देखने को मिले। तो इस बार अपनी जी जान लगा देनी है और इस बार चूकना नहीं है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं उसको 100% आप कोशिश करिए कि सारे सारे करने ही करने हैं और ऐसी आप तैयारी करके आइए। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी अच्छी खासी जारी रखिए, इसलिए मैं ये सारे टॉपिक करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए और इस टॉपिक को और अच्छे से आप तैयार कर सकें, इससे आपको आइडिया भी लग सके। इस वजह से प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अगर चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर नहीं अब तक वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक करके जरूर एक बार बता दीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में 560। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। देखो मुहावरा आपको कंफर्म करना ही करना है, आपको इतना पढ़ना है कि अगर कहीं से भी मुहावरा है आप करके आ जाओ, गलत ना हो, क्योंकि मुहावरा आसान होता है। अगर एक भी बार अगर आपने सही से पढ़ लिया तो दोबारा कभी देखने को मिलेगा तो आप सही करके ही आओगे। तो कलेजे पर सांप लौटना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईर्ष्या से हृदय जल जाना, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जलन हो जाना किसी चीज को देख करके, ये बोला जा रहा है कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पर, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि जब यशोदा जी ने देखा था कि उसका जो लाल है उसने मिट्टी खाया है, तो मुंह फैला के देखा कि दिखाओ जरा मुंह दिखाओ क्या खा रखा है। तो जैसे उन्होंने मुंह फैलाया था तो वहां पर बहुत सारी पूरा लोक दिख रहा था, वही बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कौन सा रस की बात हो रही है यहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये जो रस हो रहा है ये अद्भुत रस हो रहा है, अद्भुत रस, ऑप्शन सी। क्योंकि उनके जो मुंह था उस पे ही लोग दिखाई दे रहे थे, सारे लोग। तो ये अद्भुत बात हो गई, तो अद्भुत रस हो गया। ठीक है, गन्ने का रस तो है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहां किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की योग्यता का वर्णन अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर, देखो यहीं से आप पकड़ लोगे, अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर यानी कि लंबी चौड़ी फेंकने की बात हो रही हो, तो कौन सा अलंकार जानते हैं? तो इसमें आप सब समझ ही गए होंगे कि कौन सा अलंकार होता है। ये होता है फ्रेंड्स अति संयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो अति संयुक्त अलंकार होता है। अगला आते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है एक वर्ड दे के रखा है, कह रहा है कि मत गयंत एक भेद है। जो मत गयंत है ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन में दे दिया है। तो मत गयंत एक भेद है, किसका एक भेद है मतलब किसका प्रकार है? तो ये है सवया वर्णिक छंद का। तो सवया वर्णिक छंद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 564 नंबर पे। इसमें क्या कह रहा है कि दूध दूत दूध धूत शब्द युग्म का सही अर्थ पहचाने, यानी कि दूत का मतलब क्या होता है और धूत का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखो इसका हो जाएगा, दूत का मतलब होता है वाहक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाहक। और दूसरे धूत का मतलब होता है जुआ, यानी कि इन दोनों का जो मतलब है इस ऑप्शन में आएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, दूत मतलब वाहन होता है और धूत मतलब होता है जुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसमें कह रहा है महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा, देखो कई बार ऐसा भी होता है, कह सकता है कि यामा की रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए किस वर्ष भारतीय अ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है साहित्य के लिए दिया जाता है। तो कह रहा है कि सम्मानित किया गया था, कौन से साल में दिया गया था। तो फ्रेंड्स इनको मिला था इनको मिला था जो अवार्ड है वो दिया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, ये कह सकता है कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी कृति है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ऐसे करके दे के देगा, यामा दे देगा, और जो एक रचनाएं होंगी उनकी ये दे देगा। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है घुमाकर। तो जहां पर यामा लिखा हो आप टिक कर देना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, अ, इसमें कह रहा है 10 कुमार चरित की रचनाकार कौन है। देखो एक रचना है 10 कुमार चरित, इसको लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा है इन्होंने, ये है दंडी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दंडी ने लिखा हुआ है ये जो रचना है 10 कुमार चरितम। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आषाढ़ का एक दिन, देखो ये तो बहुत ही फेमस है, आप जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा आपने, तो सुनना तो होगा ही। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के लेखक कौन है, तो ये है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहन राकेश ने लिखा हुआ है आषाढ़ का एक दिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 568 नंबर का, और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुचर्चित प्रहसन अंधेरी नगरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन पर हिंदी साहित्य का एक युग चलता है। इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, जिनके नाम पर हिंदी साहित्य का एक युग चलता है, और अंधेरी नगरी जो है ये एक नाटक है। ठीक है, तो लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये याद रखना क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है और पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 559 नंबर का, और इसमें क्या है 559 थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि दिख जाए आपको। भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास झूठा सच के लेखक, कुल मिला के ये कहना चाहता है कि झूठा सच उपन्यास किसने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इनमें ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जो लिखा हुआ है इन्होंने, ये लिखा है यशपाल जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये से याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, जैसे मान लो यहाँ लिखा था झूठा सच, ठीक है, लिखा हुआ है झूठा सच। अब ये कह देगा वहां पर कि झूठा सच उपन्यास किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित में, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, ऐसे करके कुछ लिख देगा। तो आप समझ जाना कि भारत पाकिस्तान जो है वो किसकी बात हो रही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है इसको, यशपाल जी ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 570 नंबर का, उसमें कह रहा है पथ के साथी शीर्षक से रचित संस्मरण के रचयिता कौन है। तो यानी कि पथ के साथी ये एक शीर्षक है, इसको लिखा किसने है, पथ के साथी जो है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट। अब देख रहे हैं कि इनमें से कितनी सारी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की पूछी जा चुकी हैं। तो आप एक बार इनको जरूर पढ़ लेना, इनकी जो रचनाएं हैं वो जरूर पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपको 20 मिनट में सारी क्लियर हो जाएंगी। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं, और देखो कोशिश ये करा करो कि जब भी याद करो तो उसको ट्रिक के साथ याद करो, मतलब किसी न किसी शब्द से, किसी न किसी बात से रिलेट करके इनकी रचनाओं को पढ़ो। किसी भी रचनाएं हैं उनको आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। अगर रटते हैं तो भूल जाते हैं, तो अगर आप रिलेट करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है यहाँ पर इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। तो जो मानक हिंदी होते हैं फ्रेंड्स, ये हम कहते हैं इसको शिष्ट और सुरक्षित लोगों की एक भाषा का जो संग्रह, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। शिष्ट और सुरक्षित लोगों की एक भाषा जो होती है उसको हम मानक हिंदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 572 नंबर है,
और उसमें कह रहा है वर्णों के उच्चारण में प्राण से क्या आशय है, यानी कि वर्णों के उच्चारण में जब हम कहते हैं अल प्राण महाप्राण, तो प्राण का मतलब क्या है यहाँ पर ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा श्वास से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल प्राण जिसमें हम कम सांस लेते हैं और महाप्राण जिसमें थोड़ा सा ज्यादा सांस लेनी पड़ती है, लंबी सांस लेनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं अल प्राण और महाप्राण। तो प्राण का मतलब हो जाएगा श्वास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला कह रहा है उर्दू वास्तव में क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा खड़ी बोली में नहीं, तो ये ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। खड़ी बोली में ही अरबी फारसी शब्दों की अधिकता से बनी है, यानी कि जो उर्दू है वो खड़ी बोली में ही बनाई गई है, लेकिन अरबी और फारसी शब्द जो है कुछ ज्यादा ही हैं उसमें, उसको हम उर्दू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं 574 नंबर का, और इसमें क्या करें 574 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन, इसको कौन कर लो आप, कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब देखो कह रहा है नहीं है, हमें ये याद जरूर रखना है करके हम छोड़ देते हैं और आगे करके गलत कर देते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो फ्रेंड्स ये जो बोली है बात हो रही है यहाँ पर बघेली की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला करें ईंट का तत्सम रूप क्या है। तो देखो ईंट का पूछ लिया है, इसका तत्सम और तद्भव हमने बोला है कि अगर ऐसे वर्ड को, ऐसे शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। तो ईंट का होता है इष्टिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इष्टिका ईंट से संबंध है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 576 नंबर है, और इसमें कह रहा है तत्सम पहचानो। अब देखो इसमें भी तत्सम से ही आ गया है, तो तत्सम पहचानना है कि कौन सा तत्सम है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स अश्रु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं तत्सम। बाकी जो रेडियो, पगड़ी और कान दिया है ये सारे के सारे क्या है, तद्भव हैं। तत्सम मतलब कि जिन जो वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत से बने हुए हैं, यानी कि संस्कृत जैसे उनका उच्चारण होता है, उनको हम बोलते हैं तत्सम। ठीक है, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 577 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 577 नंबर पे श्लाघनीय का विलोम शब्द क्या है। देखो ऐसे वर्ड से वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे वर्ड आ जाते हैं कई बार, तो इनको नहीं छोड़ना है अगर आपके सामने कहीं पढ़ने को मिल जाते हैं। तो श्लाघनीय का बताना है विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा निंदनीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब की बार अगर ये वर्ड कहीं आता है तो आप गलत नहीं करके आओगे, तो इसका करके आना है क्या, निंदनीय, जो निंदा के काबिल हो। अगला नेक्स्ट है उज्जवल। अब देखो कई बार ऐसा आ जाता है कि शुद्ध वर्तनी या शुद्ध करके शब्द कौन सा लिखा गया है, तो उज्जवल भी कई बार पूछा गया है। तो उज्जवल का विलोम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कौन सा, धूमिल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उज्जवल का मतलब उजाले वाला, और धूमिल का मतलब थोड़ा सा धुंधला सा, ब्लर। ठीक है, तो उज्जवल का अपोजिट हो जाएगा क्या, धूमिल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 579 नंबर क्वेश्चन पे कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखो कई बार ये वर्ड्स पूछे जा चुके हैं कि अलग अलग बताना है, कुल और कूल इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर वंश, मतलब इस कुल का मतलब होता है वंश, और इस कूल का मतलब होता है किनारा। तो वंश और किनारा ऑप्शन सेकंड वाला यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कुल वंश और कूल किनारा हो जाएगा। अगला में आते हैं, वहीं पर 580 नंबर क्वेश्चन है, और उसमें कहा जा रहा है 580 नंबर पे संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं वाक्य का प्रकार है। यानी कि कौन सी टाइप का है सेंटेंस, कह रहा है कि संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये पढ़ लेना एक बार, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, संयुक्त, सरल और मिश्रित। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो फ्रेंड्स देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर आज का जो वीडियो है, सेशन है, इसको यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो लंबी हो रही है। तो इसके आगे वाले जो पार्ट्स लेंगे हम, आगे वाले क्वेश्चन से लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे जो भी हमारा अगला पार्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचती रहें और आप अपडेट होते रहें और देखते रहें। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब जानते ही हैं जितने लोगों ने वहां तक अब तक क्वेश्चन पूछे थे या कमेंट किया है, हमने उसका रिप्लाई जरूर दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर,
बाय बाय।